नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, टीजीटी पीआरटी वाला। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है, पहले आपका एग्ज़ाम हुआ है सीटेट वाला, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से भी आ जाएँ। और ये क्वेश्चन अलग-अलग जो एग्ज़ाम है उनमें भी यहाँ पर ये आ चुके हैं। तो सभी के सभी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, तो इसमें आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रा आत्मनः प्रथम भाषाया अधिगम्य कठिनम् अनुभवति। तो ये कठिनता का जो अनुभव है ये किस कारण से है? तो स्वभाषा विद्यालय पठनं रुचिकर न भवति, विद्यालयस्य भाषागृहस्य भाषाया तुलनायाम् औपचारिकी भवति, छात्रः स्वभाषां जानाति, अतः तस्य विद्यालये पठनम् औचित्यपूर्णं न प्रतीयते, सः विद्यालये स्वभाषा काठिन्यं मन्यते। तो कौन-सा कारण है अगर कोई पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है क्लास में? तो इसका कारण जो है यहाँ पर ऑप्शन बी में बतलाया गया है कि विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषाया तुलनायाम् औपचारिकी भवति। मतलब भाषा शिक्षण की कक्षा में छात्र अपने प्रथम भाषा के अधिगम में कठिनाई का अनुभव करता है। जो विद्यालय की भाषा घर की भाषा के तुलना में औपचारिक है। औपचारिक भाषा वह है जो हम स्कूल में सीखते हैं, जो व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। दूसरी अनौपचारिक भाषा, वह भाषा जिसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो एक तो होगी जैसे गाँव वाली भाषा हो गई, मतलब अपने आप में आप बोलते हैं एक तरीके से, अपनी मर्ज़ी से। और एक है स्कूल में जो आप अच्छे तरीके से बोलते हैं, मतलब व्याकरण नियम जो है उसके अनुसार। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसको माना गया था। विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषा तुलना में औपचारिकी भवति। इसके बाद है, छात्राणां लेखन योग्यताया मूल्यांकनस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। छात्राणां लेखन योग्यता मूल्यांकनस्य पाठ्यपुस्तकस्य अध्यायाश्रितं प्रश्नानाम् उत्तरदानेन समाधानं श्रुतलेख स्व अनुभवनं लेखनं या सुंदर हस्तलेखस्य प्रतियोगिता। तो अगर आपने किसी की लिखाई देखनी है या मतलब उसके दिमाग के बारे में देखना है कि इसे कितनी नॉलेज है, कितना आता है, तो आप इसमें से क्या करोगे? जिससे आपको उसकी लिखाई के बारे में भी पता लग जाए। तो आप कहोगे उसे कि आपने आपके जो अनुभव है, उसे आप लिखें। तो छात्रों के लेखन योग्यता के मूल्यांकन की सर्वोत्तम विधि अपने अनुभव का लेख है। जब बालक किसी की कही गई बात को लिखता है, तो वह अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करता, बल्कि दूसरे की बातों को अपनी लेखनी के माध्यम से दोहराता है। लेकिन जब वह अपने भाव को लिखता है, तो उसका मूल्यांकन अच्छे प्रकार से किया जा सकता है कि उसकी सोच कहाँ तक है। इसके बाद है, भाषा व्यवहारिक पक्षा भाषा शिक्षणस्य प्रउन्नतिं प्राप्तवन्तः। वार्तालाप अपक्षेपण, संरचनात्मक अपक्षेपण, निर्माणात्मक या पारंपरिक अपक्षेपण। तो भाषायाः व्यवहारिक पक्षा भाषा शिक्षणस्य है, जो कि ऑप्शन एक में है। वार्तालाप अपेक्षणं प्रवृत्तिं प्राप्तवन्तः, मतलब भाषा के व्यवहारिक पक्ष में भाषा शिक्षण का वार्तालाप पक्ष उन्नति प्राप्त करता है। वार्तालाप विधि को विचार विनिमय या वाद विवाद विधि भी कहते हैं। आजकल छात्र को एकमात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता, वरन उससे आशा की जाती है कि वह स्वयं भी ज्ञान आदान प्रदान की प्रक्रिया में सहयोग दे। और ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि छात्र जिस ज्ञान को स्वयं सक्रिय होकर करता है, वह उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। कहने का मतलब है, जो भी काम आप अपनी मर्जी से करते हैं, जिसमें करते हुए आपको आनंद आता है, तो उस काम को आप जल्दी सीख जाओगे, अच्छे तरीके से भी करोगे। और एक काम को आपके करने में मन नहीं है, मन मर्जी मन उतरव आप उस काम को करते हैं, तो नहीं तो आप उसमें कुछ सीखोगे और काम भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के व्यावहारिक पक्ष में वार्तालाप विधि अत्यंत सहायक होती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्यस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तम। तो कौन सा है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनस्य मूल्यांकनाय अधस्तनेषु किम उपयुक्तम। वर्णमाला जानना, विराम चिन्ह जो है इनके बारे में जानना, और
पाठावबोधनम या पठन द्वारा प्रभाविता। तो सही आंसर जो है यहाँ पर पाठावबोधन जो इसको माना गया है। अब प्राथमिक स्तर का जो पठन है समर्थक के मूल्यांकन में पाठावबोधन अधिक उपयुक्त है। बोध का मतलब है नवीन वस्तु छात्रों की समझ में आना। इसके अंतर्गत ज्ञान निहित होता है। तो जिस पाठ्य वस्तु का छात्रों को बोध हो जाता है उसके संबंध में अनुवाद, व्याख्या, उल्लेख आदि अनेक क्रियाएं बोध उद्देश्य के आधार पर करते हैं। इसके बाद है या पद्धति ही भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारिता। कृत्यक आधारितम भाषा शिक्षणम, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा शिक्षणम, संवादात्मक भाषा शिक्षणम। तो कौन से वाला सही है इसमें? यही है ऑप्शन बी वाला, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। मतलब संपूर्ण जो शारीरिक प्रतिक्रिया आपत्ति है भाषा संयोजन में शारीरिक जो क्रिया होती है उस पर ये आधारित होती है। इसके बाद अधोलेखित व्याकरण अनुवाद प्रविधि किम न करोति। मातृभाषा शिक्षणम उत्साहवर्धनम, व्याकरण महत्व प्रदानम, छात्राणाम संवाद कौशल वर्धनम, छात्राणाम धारा प्रवाहेन भाषा प्रयोगे समर्थकरणम। तो व्याकरण अनुवाद विधि किम न करोति, क्योंकि ऑप्शन सी में है संवाद कौशल को बढ़ाना। तो छात्र के संवाद कौशल को बढ़ाना व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है। मातृभाषा शिक्षण में उत्साह बढ़ाना, व्याकरण के महत्व को बढ़ाना और धारा को प्रभाव भाषा प्रयोग में समर्थक करना। तो ये वाला इसमें नहीं था, क्योंकि नहीं में यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद है अधोलिखितेषु किम प्राक् पठन गतिविधि सायं भवति। पूर्व अनुमानकृत से उपयोग है, भाव अनुवादकृत से उपयोग है, पूर्व अनुमानकृत से उपयोग है, छात्रान पाठशाला साय निर्देशन व्यवहारिक संरचना नाम शिक्षण। तो पठन गतिविधि सायं भवति, क्योंकि ऑप्शन बी में है पूर्व अनुमानकृत कस्य उपयोग है। पूर्व में किया गया अनुमान का उपयोग पूर्व पठन विधि में सहायक होता है। इसके बाद है संचयी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। संचयी आकलन छात्र से ज्ञान अर्जन से साक्ष्यम प्रददाति, स्वातंत्र्याधिकम प्रेषति, छात्राणां विचार सामर्थ्यम पोषयति, स्वमूल्यांकनाय साहाय्यं करोति। संचयी आकलन छात्राणां ज्ञान अर्जन से कालिकम आकलन। तो संचयी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। कौन सी एक ठीक नहीं है? तो यही ऑप्शन डी वाली, क्योंकि नहीं में पूछा गया था कि संचयी आकलन छात्राणां ज्ञान से एक आकलम, मतलब जो संचयी आकलन है इसके विषय में संचयी आकलन छात्रों के ज्ञान का अर्जन का एक आकलन है, ये उक्ति समीचीन नहीं है। जबकि संचयी आकलन छात्र के ज्ञान अर्जन का साक्ष्य प्रदान करता है, अधिक स्वतंत्रता को रोकता है और छात्रों के विचार सामर्थ्य को बढ़ाता है और स्वमूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। तो ये उक्ति समीचीन है। इसके बाद लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छन्दारेखणम् एकं महत्वपूर्ण चरणम् अस्ति, यतः तथा बाला प्रयासं कुर्वन्ति अक्षराणि शब्दान् च निर्मातुं यदा प्रवृत्ति तै लेखनी अंकनिवा धार्यते तेभ्यः चिह्नेभ्यः तेषां कृते अर्थ बोधयितुं पठने लेखने अंकगणिते च किंचित कालं यापितुं वेशकान् अनुकर्तुं। तो लेखन शिक्षणे बालानां स्वच्छन्दारेखणम् एकम महत्वपूर्ण चरणम् अस्ति, क्योंकि ऑप्शन बी में है तेभ्यः चिह्नेभ्यः तेषां कृते अर्थ बोधयितुं। मतलब लेखन शिक्षण में बालकों का स्वतंत्र पूर्वक आरेख खींचना क्या, रेखा चित्र बनाना महत्वपूर्ण चरण है। बालक तब प्रयास करता है जब उन चिन्हों के द्वारा उनके अर्थ को जानता है, मतलब सामने उसके या चित्र बना हुआ हो तो उसका पता लग जाता है। इसके बाद यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषयो श्रवणं कुर्वन्ति तर्हि एवं भाषाद्वयं प्रति उद्भाषणं बालाभ्यः प्रतिकूलं भविष्यति, अनुकूलं भेदं न जनिष्यति या बाधकं भविष्यति। तो कौन से वाला सही है इसमें? यदि बालाः स्वपरिवेशे द्वयो भाषयो श्रवणं कुर्वन्ति, यही है ऑप्शन बी वाला, बालेभ्यः अनुकूलम भविष्यति। अर्थात यदि बालक अपने प्रवेश में दो भाषाओं का श्रवण करता है
तब उसको वैसे ही प्रकट करना बालकों के अनुकूल होगा। सुनना बालक का प्रथम भाषा कौशल है और ये 4 प्रकार के हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और एक बार आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें भी ऐसा बहुत साल पहले, इससे भी पहले एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो 4 जो कौशल हैं, उनका क्रम कौन सा होता है। अब ऐसे भी लगा सकते हैं आप, कोई भी चीज़ है, पहले आप सुनते ही हैं उसको, उसके बाद फिर बोलते हैं, फिर आपके पास पढ़ना आता है और लिखना जो है वो सबसे अंत में होता है। सबसे मुश्किल काम भी कह सकते हैं, वो बाद में होता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसके बाद है व्याकरणगत कार्याणि, संदर्भानुसाराणि भवेयुः, जीवनानुकूलानि, पूर्णतः रूपानुसाराणि या स्मृति केंद्रतानि भवेयुः। तो व्याकरण वाले जो कार्य है वो कैसे होने चाहिए? संदर्भ के अनुसार। तो व्याकरण शिक्षण को रोचक, आकर्षक, सुगम बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है, जिनकी चर्चा 2 रूपों में की जा सकती है। अब यहाँ पर कुछ जो पुरानी विधियाँ हैं और जो इस समय की विधियाँ, उनके बारे में बतलाया गया है। अब जैसे सूत्र विधि, परायण, व्याख्यान, आगमन, निगमन, ये सारी पुरानी विधियाँ हैं। और अर्वाचीन कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग तथा समाय विधि और आगमन निगमन विधि। इसके बाद है नवम चौमस्की महोदय नाधुलिखितेषु किम उपदिष्टम्। यदा शिशु जन्म लभते तदा तस्य भाषा प्राथमिक समर्थन न भवति, कस्यां संस्कृतो शिशवः जाताः सन्ति इत्याधारेण ते विभिन्न मार्गे भिन्न भिन्न गत्याः भाषाधिग्रहणं कुर्वन्ति। भाषाधिग्रहणं कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम् अस्ति। गुणात्मक पुनर्बलस्य उत्पादरूपेण बालाः भाषायाः अधिगम कुर्वन्ति। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? यही ऑप्शन सी वाला कि भाषा अधिग्रहण कर्तुं मानवस्य नैसर्गिक सामर्थ्यम अस्ति। मतलब नवम चौमस्की महोदय जैन के द्वारा भाषा को सीखना मानव की नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक शक्ति है, ऐसा कहा था। और ये मानते हैं कि बालक में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। इसके बाद है सिक्ता पूर्ण स्थाल्याम अंगुलिक चालनेन शिक्षिका छात्रान् वर्णमाला अक्षराणि लिखितुं निर्दिशति। एवं विध गतिविधि उद्देश्यम अस्ति। इसका उद्देश्य क्या है? अगर जैसे एक थाली है, उसमें थोड़ा सा रेत डाल दिया और उसमें कोई अक्षर बनाने के लिए कहता है, तो कीड़ापूर्ण वातावरण के लिए स्वच्छ मलिन हस्त वेदम बोधितुम, सूक्ष्म चालन कौशल या गृह शक्ति ध्यान आवंटनम। तो क्या कर रहा है यहाँ पर इससे? तो सूक्ष्म कौशल के लिए बढ़ाने के लिए, या जैसे आप बचपन में भी करते थे, कोई अक्षर होता था तो आप या धरती पर मिट्टी पर बनाकर दिखाते थे कि ऐसे ऐसे होगा, या कोई चित्र है। तो यहाँ पर भी सेम वही है। तो बालू से भरी थाली में अंगुली चालन के द्वारा शिक्षक छात्रों को वर्णमाला के अक्षरों को लिखने के लिए निर्देश देता है और उस गतिविधि का उद्देश्य है छात्रों के सूक्ष्म चालन कौशल की गतिविधि को मजबूत करना। नेक्स्ट आ जाता है सामान्य रूपेण भाषा शिक्षका स्वकक्षायाः परिस्थितिं विशेषं प्रस्तुय कञ्चित् प्रश्नान् अवस्थाप्य अनुभवान् कथनपूर्वकम् आरभ्यते। एतत् कथ्यते पूर्व पठन कार्यम, वर्तमान कार्य या पठनोत्तर कार्य। क्या कहा गया इसको? तो इसको कहा गया है पूर्व पठन कार्य। मतलब सामान्य रूप से जो भाषा शिक्षक है अपनी कक्षा की परिस्थिति में विशेष प्रश्नों की प्रस्तुति करके किन्हीं प्रश्नों की स्थापना करके अनुभव को कथन पूर्वक आरंभ करता है। तो यह है पूर्व पठन कार्य है। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनस्य अध्यस्तनस्य किम उपयुक्तम। वर्णमाला, पाठ, विराम चिन्ह आदि या पठन धारा प्रवाहिता। तो प्राथमिक स्तर पठन सामर्थ्य मूल्यांकनस्य है, तो इसका सही है पाठ अवबोधन। तो प्राथमिक स्तर पर पठन सामर्थ्य मूल्यांकन के लिए पाठ अवबोध का प्रश्न उपयुक्त है। इसके बाद है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधानम अवधानम भवेत्। विद्यार्थिभ्यः मूल भाषाविद भाषणकरणार्थम उत्साहवर्धनम लक्ष्य भाषा संरचना प्रति अवधानम।
विद्यार्थिभ्यः सम्प्रेषणं समर्थ्य प्रदानम्, अभ्यासबलेन उच्चारणं प्रति अवधानम्। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणस्य प्रधान अवधानम्। यही है विद्यार्थिभ्यः सम्प्रेषणं समर्थ्य प्रदानम्। मतलब विद्यार्थियों के संप्रेषण को समर्थ्य प्रदान करना संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद है यह पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारित है। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक या संवादात्मक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? यह पद्धति भाषा संयोजने शारीरिक क्रियासु आधारित है। तो उसे कहा गया है संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। तो जो पद्धति भाषा के संयोजन में शारीरिक क्रियाओं पर आधारित होगी, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया कही जाएगी। और शारीरिक भाषा एक प्रकार का संचार है जिसमें शारीरिक व्यवहार में चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, हाव भाव, आंखों की गति और स्पर्श शामिल है। कई बार क्या है, आप दूसरे का चेहरा देखकर ये पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसे, या वो गुस्सा है या फिर हंसमुख है। तो कई बार व्यक्ति के जो स्वभाव होता है, चेहरा, उसको देखकर भी पता लग जाता है। नेक्स्ट है आधारभूतायाः साक्षरतायाः अंकिक योग्यतायाः पूर्व आवश्यकता। श्रवणं संभाषणम् अंकगणितः च, पठनं लेखनम् आधारभूतम् अंक कार्यं च, लेखनं पठनं पर्यावरण ज्ञानं च, पठनं लेखनम् अंक क्रीडा च। तो आधारभूताया साक्षरताया अंकिक योग्यताया पूर्व आवश्यकता। तो यह पढ़ना लिखना आधारभूत कार्य और अंक कार्यम च। मतलब साक्षरता जो होती है, आधारभूत साक्षरता, इसके द्वारा पठन लेखन और आधारभूत अंक कार्य के अंकिक योग्यता के पहले की आवश्यकता है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पढ़ना लिखना और गणित में बुनियादी कौशल को संदर्भित करता है और ये कक्षा 3 तक के अंत तक एक मूलभूत पाठ को पढ़ने और समझने में सरल गणितीय गणना करने की क्षमता को भी व्यक्त करता है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचिन कार्याणि छात्रेभ्यः परदेयानि तेषाम् अधोलिखितेषु किम् उपयुक्तम्। अर्थपूर्णं भवितव्यम्, अति ज्ञानवर्धकं भवितव्यं, स्यावदेशं भवितव्यं या समाज पर कार्यस्य अभावः भवितव्यम्। तो व्याकरण शिक्षणाय यत् कानिचन कार्याणि छात्रेभ्यः परदेयानि तेषाम् अधोलिखितेषु किम् उपयुक्तम्। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा हमारा यहाँ पर सही आंसर है? ऑप्शन 1 वाला कि व्याकरण शिक्षणाय यत् कांचन कार्याणि छात्रेभ्यः परदेयानि तेषाम् अर्थपूर्णं भवितव्यम् उपयुक्तम्। मतलब व्याकरण शिक्षण के लिए जो कुछ कार्य छात्रों को दिया जाता है उसे अर्थपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु व्याकरण अनुवाद प्रविधिः किं न करोति। मातृभाषा शिक्षणम् उत्साहवर्धनम्, व्याकरणाय महत्वप्रदानं, छात्राणां संवादकौशलवर्धनं, छात्राणां धाराप्रवाहेन भाषाप्रयोगे समर्थकानां। तो अनुवाद प्रविधि किं न करोति, क्योंकि ऑप्शन सी में छात्राणां संवाद कौशल वर्धनम। तो इनमें व्याकरण अनुवाद प्रविधि छात्रों में संवाद कौशल को नहीं बढ़ाती है, बल्कि व्याकरण अनुवाद प्रविधि मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा देना, व्याकरण के महत्व को प्रदान करना और छात्रों में धारा प्रवाह के माध्यम से भाषा प्रयोग में समर्थन करने का कार्य करती है। इसके बाद है अधोलिखितेषु का न समझेना, मतलब जो है इनमें एक सही नहीं थी। भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ संस्कृति गंभीरा भवेत्, उत्कृष्ट पाठे सर्व व्याकरण संरचनानां समावेशः भवेत्। भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ हैं छात्रेभ्यः रुचिकर प्रासंगिक च भवेत्। उत्कृष्ट पाठ हैं समुचित दे युक्त भवेत्। तो कौन से वाला यहाँ पर नहीं है इसमें? तो यही वाला भाषा कक्षाएं उत्कृष्ट पाठ हैं छात्रेभ्यः रुचिकर प्रासंगिक च भवेत्। मतलब उपयुक्त कथनों में भाषा की कक्षा में उत्कृष्ट पाठ, अच्छे गुणों से युक्त पाठ और छात्रों के अनुकूल प्रसंग का कथन समीचीन नहीं है, बल्कि भाषा की कक्षा में छात्रों के द्वारा अच्छे गुणों से युक्त पाठ, व्याकरण की संरचना से समावेशित पाठ तथा समुचित ध्वनि में युक्त होना चाहिए। इसके बाद है अधोलिखितेषु किम प्राक पठन गतिविधि सायं भवति।
भाव अनुवादकृतकस्य उपयोगः, पूर्वानुमानकृतकस्य उपयोगः, छात्रान् पाठसारस्य निर्देशनम या व्याकरणिक संरचनानां शिक्षणम। तो इसमें पठन जो गतिविधि है ये सहायक है। कौन से वाला? बी वाला। पूर्व अनुमानकृतस्य उपयोग है, मतलब उपयुक्त में पूर्व अनुमान कार्य का उपयोग प्राक मतलब पहले पठन गतिविधि में सहायक होता है और अज्ञात स्थितियों में तर्कपूर्ण आकलन करने को पूर्व अनुमान करना कहते हैं। तो पूर्व अनुमान ऑप्शन बी। इसके बाद है पाठ निबद्ध क्रियायाम विचाराणाम च पात्रवत् प्रेक्षकवत् च लेखनम अंतःधारयति। पाठ निबद्ध क्रियानाम विचाराणाम च पात्रवत् प्रेक्षकवत् लेखनम अंतःधारयति। वाक् विस्तरान प्रश्नान, अर्थ ग्रहण योग्यान प्रश्नान, पाठ विश्लेषण या भाषा विश्लेषण। तो कौन सा सही है इसमें? पाठ निबद्ध क्रियायाम, तो यही है ऑप्शन एक वाला, वाक विस्तरान प्रश्नान। मतलब जो यह पाठ है, पाठ से निबद्ध क्रियाओं और विचारों का पात्रवत और प्रेषकवत लेखन को अंतः वाग विस्तृत प्रश्नों को धारण करते हैं। इसके बाद है भाषा कक्षायाम कविता गंधवत एवं शिक्षणीय। कविताया विस्तृत परिचय पूर्वक पूर्वक्रम एवं शिक्षणीय अबोधनाय समीक्षणार्था रस आस्वादनाय च भवति। अधिकतरम तो काव्य कविम अधिकृत्य एव। तो भाषा कक्षा में कविता के बारे में कौन सा सही है? यही वाला, ऑप्शन सी वाला, अबोधनाय समीक्षणार्थम रस आस्वादनाय च भवति। मतलब भाषा की कक्षा में कविता ज्ञान के लिए और रसों के स्वाद, कविता से निहित रस, छंद, अलंकार आदि की जानकारी के लिए समीक्षा के लिए होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि कविता हृदय की अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कविता में निहित भाव को समझते हुए उसका अर्थ बोध करना आवश्यक होता है। कविता की रस अनुभूति उसके रस आस्वाद के कारण संभव होती है, जिससे काव्यानंद की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है छात्र से मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षकः छात्राणां विषये सूचना संग्रहणं करोति। तकनीकी शब्दावली ही भाषां च छात्रान् प्रतिपुष्टिं प्रददातुम्। विद्यालये सह विद्यालये च आयामे विद्यालय विविध उपकरणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयुज्य छात्राणां प्रदर्शनानुसारम् उत्तम मध्यम अवर इति वर्गीकरणाय भाषा कक्षां शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्तम्। तो छात्रस्य मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षक छात्राणां विषये सूचना संग्रहणं करोति। तो यही ऑप्शन बी वाला कि विद्यालय सह विद्यालय च आयामे विविध उपकरणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयुज्य है। मतलब छात्र के मूल्यांकन में भाषा शिक्षक छात्रों के विषय में सूचना को एकत्रित करके विद्यालय और सह विद्यालय आयामों में अनेक उपकरण, तकनीकी और कौशलों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है यत् परीक्षणम पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनां काठिन्यम तेषां ज्ञानस्तरे विद्यमानान् अंतरालान् कौशल न्यूनतां च ज्ञातुं संयोजितम्। तत् उपलब्धि परीक्षा, दक्षता स्तनन या नैदानिक परीक्षा। तो क्या कहेंगे उसे? यत् परीक्षणम पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनां काठिन्यम तेषां ज्ञानस्तरे विद्यमान अंतरालान् और कौशल न्यूनतां च ज्ञातुं संयोजनानि। मतलब उनके कौशल जो उसको जानने के लिए जो होगा। तो नैदानिक परीक्षा यही है। मतलब जिस परीक्षण पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को कठिनता होती है, उसके ज्ञान स्तर में विद्यमान अंतर और कौशल न्यूनता को जानने के लिए संयोजित की जाती है, तो वह नैदानिक परीक्षा होगी। मतलब किसी कोई भी बच्चा है, उसको जानने के लिए कि उसने कोई लेसन जो है उसको कितना याद किया है, या जैसे एग्जाम होते हैं तो ये बच्चे का जो स्तर है उसको जानने के लिए होता है कि उसके पास कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट है संचयनीय आंकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना। संचयी आकलन छात्रस्य ज्ञान अर्जनस्य साक्ष्यं प्रददाति। स्वतंत्र अधिक्यं प्रयस्ति छात्राणां विचार सामर्थ्यं पोषयति स्वमूल्यांकनाय साहाय्यं करोति। संचयी आकलनं छात्राणां ज्ञान अर्जनस्य
एकालिकम आकलम। तो कौन सी उक्ति ठीक है इसमें? और यहाँ पर अगर हम उक्ति की बात करें तो ऑप्शन डी वाली थी। कौन सी? कि संचय आकलन विषय उपलिखितेषु संचय आकलम छात्राणां ज्ञानार्जनस्य एकाकिलम आकलम। मतलब संचय आकलन के विषय में उपयुक्त में से छात्रों में ज्ञान के अर्जन के लिए एक कालिक आकलन का कथन समीचीन नहीं है, बल्कि संचय आकलन छात्रों के ज्ञान अर्जन का साक्ष्य प्रदान करने, विचार सामर्थ्य को बढ़ाने और समूल्यांकन में सहायता करने के लिए होता है। इसके बाद व्याकरण कक्षा में अस्माभिः प्रथमता है। कथविदं व्याकरण रूपं निमित्तम् एतत् व्याख्यम्। व्याकरण रूपं सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम्। अनियमित रूपाणि व्याख्यानानि यदि विद्यन्ते अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्या। तो कौन सा सही है इसमें? यही बी वाला कि व्याकरण रूपं सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम्। मतलब व्याकरण कक्षा में हमारे द्वारा प्रथम व्याकरण रूप को सामान्य संदर्भ के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है अबोध्य निवेशस्य अर्थ अस्ति। अब अबोध्य निवेश जो है इसका मतलब क्या है? सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम् उच्चतर भवितव्या। भाषा छात्रा तदा वरं कुर्वन्ति यदा ते वर्यभिः छात्रैः सायुग्लं निर्माणन्ति। छात्रैः स्वलक्ष्यानि निर्धातुं स्वशक्त्या दुर्बलतां च ज्ञातव्या। छात्रः स्वतन्त्रं गृहकार्यं कर्तुं प्रेरितव्यः। तो कौन सा सही है इसमें? स्वबोध्य निवेशस्य अर्थ यही है, सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोकम् उच्चतर भवितव्या। मतलब अवबोध निवेश की सामग्री छात्र के वर्तमान योग्यता स्तर अंक से थोड़ा उच्चतर होती है। इसके बाद भाषा शिक्षणस्य अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। भाषाधिग्रहणं, भाषा शिक्षा, अधिगम या अध्यापनम। तो भाषा शिक्षणस्य अचेतन प्रक्रिया कथ्यते, तो यही है भाषाधिग्रहण। तो भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया को भाषाधिग्रहण कहते हैं। भाषाधिग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समझने और समझाने की क्षमता का सृजन होता है। भाषा को प्राप्त करने, उपयोग करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण पहलू है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है। इसके बाद है भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति। कौन सी सहायक नहीं है? यही त्रुटि नाम प्रत्यय शून्यता। अब जबकि भाषा के बाहरी संपर्क भाषा में सहायक प्रवेश तथा छात्रों को प्रेरित करना भाषा शिक्षण में सहायक होता है। नेक्स्ट है श्रवण भाष्यता निम्नलिखितेषु कथमं महत्वं ददाति। श्रवण भाष्यता क्या? जो ऑडियो है, तो पठन लेखनम, श्रवणम, भाषणम या श्रवण पाठनम। तो कौन सा सही है यहाँ पर? श्रवण भाष्यता। तो यही है, श्रवण मतलब सुनना, श्रवणम भाषणम च। अब सुनने की भाषा सुनने तथा बोलने को महत्व देगी। अब श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का एक सशक्त माध्यम है जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है। रेडियो लगा लो, जैसे एक श्रव्य माध्यम है क्योंकि उसमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता। समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, मतलब जिसमें सिर्फ ऑडियो है। फोन है उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो की बात है, रेडियो है जैसे। इसके बाद है कस्मिन् पक्षे छात्रस्य अनुभवम् आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति। अब ये निर्माणात्मक पक्ष है, संरचनात्मक है, बहुविध योग्यता है या संप्रेषणात्मक है। तो कस्मिन् पक्षे छात्र है स्व अनुभवम् आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति। तो यही है निर्माणात्मक पक्ष। तो निर्माणात्मक पक्ष में छात्र अपने अनुभव से आश्रित होकर नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। योगात्मक आकलन का उपयोग एक छात्र का अन्य छात्रों के समक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है, जबकि निर्माणात्मक आकलन का उपयोग सीखने की प्रगति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पठन योग्यतासु विहंगम दृष्टिपात अस्ति। पाठम उच्चै पठितुं प्रयुक्त पठन विधि। पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुं प्रयुक्त विधि। पाठे विशेष सूचना ज्ञातुं प्रयुक्त विधि और प्रत्येकम अनुच्छेद से केवलम प्रथम वाक्यम पठितुं प्रयुक्त विधि। कौन सा सही है इसमें? यही बी वाला कि पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुं प्रयुक्त विधि।
तो यहाँ पर पढ़ने की योग्यता में विहंगम दृष्टिपात, पाठ में मुख्य अथवा सामान्य विचार को ज्ञात करना है। स्कीमिंग एक रणनीतिक चयनात्मक पठन विधि है जिसमें आप किसी पाठ के मुख्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विहंगम दृष्टिपात करने से हम पाठ को जल्दी समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत् विश्वास व्यवस्थाया व्यवहारस्य अथवा तर्कशृंखलाया आधार भवति कथ्यते सिद्धांत शिक्षणम भाषया तर्क संगति। तो क्या कहा जाएगा उसको? सिद्धांत। तो मूलभूत तथ्यत्व प्रस्तावना जो विश्वास व्यवस्था व्यवहार के अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होता है, सिद्धांत कहा जाएगा उसको। तो भारतीय परंपरा में सिद्धांत का मतलब परंपरा या दर्शन से है। तो भारतीय दर्शन में किसी संप्रदाय के स्थापित एवं स्वीकृत विचार दर्शन कहलाते हैं। इसके बाद है अध्यापन विधि। कथम पाठितव्यम, का पाठितव्य है, किम पाठितव्य, कुतर पाठितव्य है। क्या बतलाती है अध्यापन विधि? तो यही बतलाते हैं कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो पाठ कैसे पढ़ना चाहिए यह अध्यापन विधि निर्देशित करती है। और जो शिक्षण विधि है मतलब टीचिंग मेथड, तो इसके द्वारा शिक्षण की दिशा और गति का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। तो शिक्षण विधियों का सीधा संबंध शिक्षण के उद्देश्य से है जो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसके बाद भाषा अध्यापने अभिनय प्रहेलिका समस्या प्रश्नोत्तरम इत्यादि कथ्यते। विधि पक्ष अध्यापन पर विधि या योजना। तो भाषा अध्यापने अभिनय प्रहेलिका समस्या प्रश्नोत्तर इनको कहा गया है। तो क्या कहा गया इनको? अध्यापन पर विधि। तो भाषा के अध्यापन में अभिनय पहेलिया समस्या प्रश्नोत्तर इत्यादि को अध्यापन प्रविधि कहा गया है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है समेकित मूल्यांकन। क्या है समेकित मूल्यांकन? विशेष काल अवधौ छात्रस्य योग्यता निर्णयं करोति, छात्रस्य प्रगतिविषये केन्द्रितं भवति, विद्यालयेषु साप्ताहिक परीक्षां ददाति, अधिकं निर्माणात्मक भवति तथा अधिकं पुनर्निवेशनं प्रददाति। तो क्या है समेकित मूल्यांकन? जो कि ऑप्शन 1 में है। विशेष कालावधौ छात्रस्य योग्यता निर्माणं करोति, मतलब समेकित मूल्यांकन विशेष समय अवधि में छात्र योग्यता का निर्णय करता है। पूर्व निर्धारित समय अथवा पाठ्यचर्या के किसी निश्चित अंश के पठन पाठन के बाद विद्यार्थी के अधिगम की संपूर्ण दक्षता की जानकारी प्राप्त करने के लिए समेकित आंकलन किया जाता है। इसके बाद है सहपाठी प्रतिपुष्टि। ये क्या है? पाठ्यपुस्तक लेखने न प्रयुक्तव्य, अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु न प्रयुक्तव्य, पाठ्य पुस्तक लेखने यथावसरम प्रयोक्तव्य या पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयोक्तव्य। सहपाठी प्रतिपुष्टि तो यही है इसमें ऑप्शन डी वाला, नियमित रूप से दी जानी चाहिए। मतलब सहपाठी की प्रतिपुष्टि पाठ्य पुस्तक लेखन में नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। सहपाठी आकलन का मतलब है एक शिक्षार्थी या शिक्षार्थियों के समूह द्वारा अन्य शिक्षार्थियों का आकलन करना तथा शिक्षार्थी की अच्छी गुणवत्ता पर प्रतिपुष्टि देना। अस्माभिः भाषा कक्षासु चतुस्रः योग्यता निर्मातव्य, संयोजितव्य, उपेक्षितव्य या पृथक कर्तव्य। तो क्या है अस्माभिः भाषा कक्षासु? यही है संयोजितव्य। हमारी भाषा कक्षा में 4 योग्यता एकीकृत होती है। तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों की समृद्धि है जिसके द्वारा कोई बात कही जाती है। तो भाषा की सहायता से ही किसी की भी समाज विशेष में अपने विचार को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। कोई भी बात आपने कहनी हो तो आप दूसरे से क्या करोगे? बोलकर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कस्मिन् वयसि बालकः बहुविधानि मात्र संयोजनानि कुर्वन्ति। द्विचतुर्मासानां मध्ये 12 अष्टादश मध्यानां द्वित्रिवर्षाणां या 6 वर्षाणां कस्मिन् वयसि बालकः बहुविधानि मात्र संयोजनानि कुर्वन्ति। तो कौन से में करते हैं? 6 से 8 वर्ष के मध्य में, मतलब 6ठे में 8वें वर्ष के मध्य आयु में बालक बहुत
विधियों से मात्रा का संकलन करता है। 4 अवस्थाएं होती है, शैशव, बाल्य, किशोर, युवा। शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, 4 अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहली तो 0 से 5 वाली हो गई शैशवावस्था, फिर 6 से 12 की हो गई बाल्य, फिर 12 से 18 की, और फिर 18 से इससे आगे की। तो इस प्रकार से होती है। अब 6 से 8 किस में आएगा? इसमें आएगा, बाल्य वाले में, तो इसमें होते हैं। यदि कश्चित् अध्यापकः शिक्षणे दोषान् अपहर्तुम् आवश्यकानि संशोधनानि करोति इति इदं कथ्यते। यदि यदा कश्चित् अध्यापकः शिक्षणे दोषान् अपहर्तुम्, ये संशोधनात्मक पठन है, समूह अध्यापन है, सक्षमता परीक्षा है, निदानात्मक परीक्षा, क्या है? जो कि ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जज का सी आंसर रहेगा कि जब कोई अध्यापक शिक्षण के दोष का अपरिहार्य कारण से आवश्यक संशोधन करता है तो यह निदानात्मक परीक्षा कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है और इस परीक्षण का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान होता है। इसके बाद है प्रत्येकम भाषायाः ध्वन्यः संरचना शब्दावल्यः पृथक पृथक भवन्ति, भाषायाः इयं विशेषता दर्शयति। भाषा स्वच्छन्दा भवति, योग्यता विषय अस्ति, व्यवस्था अस्ति या जाति विशिष्टा भवति। तो प्रत्येकम भाषा ध्वन्य संरचना शब्दावल्य पृथक पृथक भवन्ति, भाषा इयं विशेषता दर्शयन्ति, जो कि ऑप्शन सी में है। भाषा व्यवस्था मतलब प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना शब्दावली पृथक पृथक होती है। भाषा की यही विशेषता भाषा की व्यवस्था को दिखाती है। भाषा की व्यवस्था सामान्य भाषा की संरचना के नियमों का निर्धारण करती है। इसके बाद है विद्यालय शिक्षायाम बहुभाषिकताया का अर्थ। यथा संभवं बहुभाषणम् अध्यापनम मातृभाषा भाषारूपेण माध्यमरूपेण च अध्ययनाध्यापनम मातृभाषा गृहभाषाया अध्ययनाध्यापनम तत्पश्चात् अन्यसां भाषाणां योजनम तीसरीणां भाषाणां अध्ययनाध्यापनम यासु मातृभाषा हिंदी भाषा वैदेही भाषा रूपेण आंग्ल भाषा स्युः। तो कौन सा सही है इसमें? यही मातृभाषा या फिर जो गृह भाषा है उसमें अध्ययन करना, तत्पश्चात अन्य भाषाओं में पढ़ना। तो विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता का मतलब यही होता है, मातृभाषा अथवा गृह भाषा अध्ययन अध्यापन के पश्चात अन्य भाषाओं में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब जैसे जिसकी हिंदी है तो पहले हिंदी भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद फिर जो दूसरी भाषा है उसमें। अब यहाँ पर इसके कुछ सिद्धांत भी बतलाए गए थे। छात्र छात्रा उस भाषा में सिर्फ श्रेष्ठ ढंग से सीखेगा जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं। शिक्षक उस भाषा में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेगा जिसको वे सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है, शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं, क्योंकि जो भाषा उसकी अपनी मातृभाषा है उसमें कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसको आसानी से समझ लेगा। अब हिंदी है, अब मातृभाषा उसकी हिंदी है और उसको अगर सिखाई जाए इंग्लिश तो थोड़ी दिक्कत आएगी, या कोई अन्य भाषा अगर सीखने को मिले। नेक्स्ट है चेन्नई इत्यस्मिन् स्थाने भाषिता भाषा, कोयम्बटूर इत्यस्मिन् स्थाने भाषिता भाषा स्तः। तमिल भाषा क्षेत्रे उपभाषा, तमिल भाषा सामाजिक उपभाषा, कोयम्बटूर तमिल भाषा तमिल भाषायां मलयालम भाषा मिश्रणम् अस्ति, चेन्नई तमिल भाषा तेलुगु भाषा तमिल भाषा च मिश्रणम् अस्ति। तो चेन्नई और कोयम्बटूर इसके बारे में कौन सा सही है? तो तमिल भाषा क्षेत्रे उपभाषा मतलब चेन्नई और कोयम्बटूर स्थान में बोले जाने वाली भाषा तमिल भाषा के उप क्षेत्र में आती है। इसके बाद उपागमस्य विषय विधे च विषय किम कथनम सत्यम, इदं भाषा प्रकृतीनां भाषा शिक्षणेन सह संबद्धितम् अस्ति, इदं भाषा शिक्षणस्य विषय सिद्धान्तानां परिकल्पनानां च वास्तविक च अनुभवेन संबन्धितम् अस्ति।
एवपागम परिभाषते विधिम परिभाषते, मतलब उसके वाला है एक कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन, कौन से वाला सही है इसमें? तो यही ऑप्शन एक वाला कि इदम भाषा प्रकृत भाषा शिक्षणेन सह संबंधितम अस्ति। अब ये जो कथन था यहाँ पर उपागम को परिभाषित करता है और इदम भाषा शिक्षणस्य विशेष सिद्धांतानां परिकल्पनानां च वास्तविक अनुभवेन संबंधितम अस्ति। मतलब ये ठीक था इसमें, उपागम के विषय में और विधि के विषय में। इसके बाद है निम्नलिखित किम अधः ऊर्ध्वम श्रवण कार्यमस्ति। किम च ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्यमस्ति। सार निर्माण संपूर्ण संदेशस्य श्रवणं पृष्ठभूमि ज्ञानस्य उपयोगः। श्रुतलेखा अगृहीत शब्दानां श्रवणं बहुविकल्प प्रश्नानां प्रयोगः विचार विमर्शः। कौन सा वाला ठीक है इसमें? तो यही ऑप्शन सी वाला, ए ऊर्ध्वम अधः कार्यमस्ति और बी अधः ऊर्ध्वम कार्यमस्ति। नेक्स्ट है के शब्द लेखने भाषण च प्रयुज्यन्ते। उत्पादक शब्दकोश, ग्रहणशील, निष्क्रिय शब्दकोश या कार्य शब्द। तो के शब्द लेखने भाषण च प्रयुज्यन्ते, तो यही उत्पादक शब्दकोश। अब जो उत्पादक शब्दकोश है इसके शब्दों का लेखन में और भाषण में प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की शब्दावली उन शब्दों से परिभाषित होती है जो वह नियमित रूप से उन शब्दों के विपरीत प्रयोग करते हैं जिन्हें वह दूसरे द्वारा उपयोग किए जाने पर समझ सकता है। इसे सक्रिय शब्दावली भी कहा जाता है। इसी प्रकार विशेष उद्देश्य से शब्दावली तैयार करके एक कोश तैयार किया जाता है जो लेखन, पठन और भाषण इत्यादि क्षेत्रों के काम आता है। इसके बाद क्रिया यह व्याकरण नियमान वास्तविक व्यवहारिक संभाषणेन योजन्ति। अब उसे व्याकरण से विवरणात्मक ज्ञान, शब्द रूपात अर्थम प्रतिगति, प्रकरण संबंध व्याकरण या शब्द रूप केंद्रित व्याकरण, क्या कहा जाएगा उसको? तो ये कहा जाएगा प्रकरण संबंध व्याकरण। मतलब उस क्रिया को जो व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यवहारिक संभाषण के लिए निर्मित किया जाता है उसे प्रकरण संबंध व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट है काचित् अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः स्वछात्रान् लेखनकार्यं ददाति। एतादृशं लेखनकार्यं लेखनं कस्य श्रेण्यां गण्यते? चतुर्णां समूहे विचारोत्तेजनं कुरुत, विचारविन्यासं कुरुत, रूपरेखा सज्जीकुरुत तथा सुन्दरलेखस्य प्रलेखं सज्जीकुरुत। यत्र द्वयोः तर्को पक्षे तथा द्वयोः विपक्षस्यतां विषयो अस्ति विद्यालये छात्राणां कृते अन्तर्जालाय शिक्षा। तो ये वर्णात्मक, व्यक्तिगत, तर्कसंगत या आख्यानात्मक लेखन। तो अगर यहाँ पर उनको एक ये टॉपिक कह सकते हैं आप, एक दे दिया जाए तो यह है तर्कगत लेखन। मतलब कोई जो अध्यापिका है छठी कक्षा के अपने छात्रों को लेखन कार्य देती है, ये लेखन तर्कसंगत लेखन की श्रेणी में गिना जाएगा। अब 4 समूह हैं, अलग अलग काम दिया गया है। इसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यही है 2020 जो कि 1986 के स्थान पर आई है। सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम केन प्रकारेण संस्तौति इति त्रिभाषा सूत्र अंतर्गते प्रारंभिक शिक्षण वर्षेषु भागरूपेण अतिरिक्त विकल्प रूपेण आधुनिक भाषा रूपेण, यही है अतिरिक्त विषय के रूप में। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम अतिरिक्त विकल्प रूपेण प्रकारेण संस्तौति इति, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन सांस्कृतिक भाषाओं के अध्ययन के अतिरिक्त विकल्प के रूप में संस्तुति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है कश्चित् पाठकः समाचार पत्रं पठति स पूर्वदिने क्रिकेट प्रतियोगिता सूचनां ज्ञातुम् इच्छति। एतादृशं पठनं कथ्यते विहंगावलोकन, मनोरंजनार्थम परिवीक्षणम या सूचनार्थम पठनम। अगर कोई समाचार पढ़ता है और क्रिकेट की जो प्रतियोगिता है उसके बारे में जानने की इच्छा करता है, उसको क्या कहा जाएगा? परिवीक्षणम।
अब कोई पाठक समाचार पत्र पढ़ता है एक दिन पहले की क्रिकेट प्रतियोगिता की सूचना को जानने की इच्छा करता है, तो इस प्रकार का पढ़ना होगा परिवीक्षण पढ़ना। परिवीक्षण में चीजों को भली भांति देख और समझा जाता है। नेक्स्ट है काचित् अध्यापिका षष्ठी कक्षा सब छात्रान् एकं लघुकथां पठितुं तथा तस्यां वर्णितघटना विचारान् च क्रमेण लेखितुं कथयति। किं क्रिया कथ्यते? कथायाः सालेखनं, घटनानां सालेखनं, उपपाठस्य निर्माण या कथायाः समीक्षा। ऑप्शन सी वाला उपपाठस्य निर्माणम। तो कोई अध्यापिका छठी कक्षा के अपने छात्रों को एक लघु कथा पढ़ने के लिए देती है तथा उसमें वर्णित घटनाओं और विचारों को क्रम से लिखने के लिए कहती है, तो क्रिया होगी उपपाठ का निर्माण। इसके बाद है समग्र या विकास शिक्षा शास्त्रीय अनुभव से किम योगदान। भाषा शिक्षा शास्त्रस्य विकासे क्रियाकार्याणि च समग्र शिक्षा शास्त्रस्य सन्निवेश येन शिक्षकाः शिक्षाशास्त्रं प्रयुज्यात् कक्षां प्रयोगाय शिक्षाशास्त्रीय प्रविधिना संकलनं शिक्षणस्य च परिणाम ज्ञानम कक्षायां अध्यापने अतिरिक्त पठन समग्र प्रयोग है। तो यही ऑप्शन बी वाला समग्र विकास में शिक्षा शास्त्र के अनुभव का योगदान समग्र शिक्षा शास्त्र का सन्निवेश है, जो शिक्षक को शिक्षा शास्त्र के प्रयोग में लाए जाने के योग्य बनाता है। इसके बाद है अध्ययन परिणाम। शिक्षणोद्देश्य समगच्छेयुः शिक्षणोद्देश्येन समगच्छेयुः छात्रान् सम्पूर्ण विषय ज्ञातुं समर्थवत् कुर्युः या छात्रान् भाषास्वरूपं ज्ञातुं निसन्नतान् कुर्युः। तो इसमें कौन से वाला सही होगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट में भी बतला सकते हैं। और यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।